हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैटल आईएएस। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम 25 जून के न्यूज़पेपर के एनालिसिस को करेंगे। इसमें टोटल 5 आर्टिकल मैंने लिए हैं। वो पांचों आर्टिकल किस जीएस पेपर के लिए रेलेवेंट हैं वो भी मैंने यहाँ पे डाल दिया है, प्लस उस आर्टिकल से रिलेटेड कौन सा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया था वो भी आपको मैंने डाल दिए हैं। हर आर्टिकल के बाद एक प्रैक्टिस क्वेश्चन मैंने डाला है। वो प्रैक्टिस क्वेश्चन एज इट इज़ आर्टिकल के ऊपर बेस है, प्लस उसका मॉडल आंसर आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं। तो पहला जो आर्टिकल लिया है हम लोगों ने वो है 15वीं सेंचुरी का एक लैंप डिस्कवर हुआ है, ठीक है, वो जीएस पेपर 1 के लिए रेलेवेंट है। सेकेंड आर्टिकल जो हमने लिया है वो है सीजीएचएस में करंट प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं उसके ऊपर है, वो जीएस पेपर 2 के लिए रेलेवेंट है। 2020 में सवाल भी आया था उससे। थर्ड आर्टिकल है जेंडर इक्विटी ब्यूरोक्रेसी में कैसे ज़रूरी है, क्या क्या डेटा कह रहे हैं, ये उसके ऊपर आर्टिकल है। फोर्थ आर्टिकल है करंटली जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स होता है उसमें इंडिया की रैंकिंग इम्प्रूव हुई है। ये जीएस पेपर 2 के लिए रेलेवेंट है, प्लस इससे जो सवाल आया था। फिफ्थ आर्टिकल जो है हमारा वो है कार-टी थेरेपी के ऊपर। कार-टी थेरेपी एक तरीके से कैंसर का ट्रीटमेंट कहा जाता है, जिसमें कुछ स्पेसिफिक प्रोसीजर्स किए जाते हैं। अभी मैं आपको पूरे आर्टिकल में समझाऊंगा। वो चीज़ इस आर्टिकल में पूरी डिस्कस की गई है, ठीक है। ये जीएस पेपर 3 के लिए रेलेवेंट है, प्लस इसका ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो चलिए फर्स्ट आर्टिकल से स्टार्ट करते हैं। पहला आर्टिकल है कि कर्नाटका के एक टेम्पल में एक लैंप मिली है, ठीक है, और वो लैंप 15th सेंचुरी से बिलोंग करती है, ठीक है। क्या टेम्पल का नाम है? अनंत पद्मनाभा टेम्पल, कर्नाटका से ये एक लैंप मिली है, ठीक है। और ये लैंप एक मल्टी सेक्टेरियन लैंप है। मल्टी सेक्टेरियन कहने का मतलब है, अगर एक लैंप जनरली कुछ भी होता है, कोई स्कल्पचर मिलता है तो या तो जैसे उसमें केवल केवल शिव जी की पूजा करते दिखाया जाता है, या अगर कोई एक चीज़ लैंप मिला उसमें केवल विष्णु जी को दिखाया जाता है। लेकिन ये जो लैंप है, इस लैंप में दोनों का फ्यूजन है। मतलब एक ही लैंप में एक तरफ विष्णु जी को दिखाया गया है, दूसरी तरफ शिव जी को दिखाया गया है, उसी में और भी बहुत सारी स्कल्पचरिंग हुई है। हम उसका डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो उससे पहले आप ये समझिए कि कभी कभी आपके दिमाग में आता होगा क्यों इतनी आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरीज इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो उसके भी सबसे बड़ा कारण ये है कि आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरीज हमें बहुत ही वैल्यूएबल इंसाइट प्रोवाइड करती हैं हमारे कल्चर का, रिलीजन का, जो हमारी पास्ट सिविलाइजेशन थी उसकी आर्टिस्टिक प्रैक्टिसेस क्या थी, उन सब का एक बहुत ही, हम कह सकते हैं, एक डीप इंसाइट मिलता है आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरीज से। तो आप ऐसे समझ सकते हो, अगर हमें फ्यूचर में कुछ अच्छा करना है तो सबसे पहले हमें अपनी पास्ट की गलतियों का अंदाज़ा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये जो डिस्कवरीज होती हैं इससे हमें आइडिया लगता है कि एक्चुअली हमारा कल्चर था कैसे, ठीक है। तो ये उस चीज़ के ऊपर, और ये जो लाइन है इसको आप एज इट इज़ अपने आंसर में फ्रेम कर सकते हैं। कभी आप कैरेक्टरिस्टिक लिख रहे हैं, कोई इंपॉर्टेंस ऑफ आर्कियोलॉजी लिख रहे हैं, तो वहाँ पे आप इसको बिल्कुल एग्जैक्टली फ्रेम कर सकते हैं। इवन दो आप प्लस माइनस भी चेंज नहीं करेंगे, देन टू इट विल बी एब्सोल्युटली फाइन, ठीक है। अब समझते हैं सिग्निफिकेंस है क्या इस लैंप की। ये आई हटा दिए, सिग्निफिकेंस इस लैंप की क्या है। जैसे मैंने आपको बताया, इस लैंप में फ्यूजन दिखता है, ठीक है। फ्यूजन किसका दिखता है? शैव और वैष्णवेट स्कल्पचर का फ्यूजन दिखता है। इससे ये पता चलता है, अब आप सोच रहे होंगे इससे होता क्या होगा, क्या शो करता है? इससे ये शो होता है कि जो शैवेट और वैष्णवेट, मतलब क्या? शिव जी की पूजा। वैष्णवेट क्या? विष्णु जी की पूजा, ठीक है। तो ये जो दोनों डिफरेंट सेक्ट्स थे, इन दोनों का अगर फ्यूजन दिख रहा है, दैट मीन्स ये लोग बहुत ही हार्मोनियस तरीके से को एग्जिस्ट कर रहे थे उस समय, पास्ट 15 सेंचुरी में। तो ये इसका सिग्निफिकेंस है, लैंप से हमें ये पता चलता है। प्लस ये लैंप हमें, बोलते हैं ना, ड्यूल फेसेट ऑफ नैरेटिव दिखाता है, ठीक है। जैसे लैंप एक तरफ है, एक तरफ शिव जी को बहुत ही एंग्री दिखाया गया है, ठीक है। शिव जी को ऐसे समझ लीजिए कि एक तरफ उनको एंग्री, ज़्यादा आप ऐसे समझो कि एक तरफ डांस कर रहे हैं शिव जी, ठीक है, नटराज टाइप मूर्ति है। उसी की दूसरी साइड अगर देखा जाए तो वहाँ पे पार्वती जी को भी दिखाया गया है, बुल पे बैठे हुए, नंदी पे, प्लस वहीं पे लॉर्ड गणेशा भी हैं जो अपने रैट के साथ हैं। तो ये क्या दिखा रहा है? ये ड्यूल नैरेटिव को दिखा रहा है कि एक तरफ वैसा वो नटराज कब होता है, जब डांस कर रहे हैं एंग्री अपने डांसिंग उसमें, तो वो एक साइड लैंप की दिखा रही है, एक बहुत ही नटराज की पोस्चर, दूसरी तरफ बहुत ही काम स्ट्रक्चर, पार्वती कहीं ना कहीं एक
काम फिगर की तरीके से देखा जाता है। तो ये ड्यूअल नैरेटिव कहे जाते हैं, ठीक है। नैरेटिव का मतलब क्या होता है, डिस्कोर्स कह सकते हो आप लोग, ठीक है। थर्ड क्या है कि इस लैम्प का सिग्निफिकेंस ये है, इसमें अलग अलग डीटीज की स्कल्पचरिंग हुई है। तो इससे हमें ये पता लगता है, इस लैम्प से इसकी इंपॉर्टेंस ये पता चलती है कि उस समय कितने डीटीज की पूजा होती थी, प्लस वो आपस में कोएग्जिस्ट कर रहे थे, जैसे ब्रिंगी, फिर आपका कुमारा, तो ये सारे डीटीज हैं, ठीक है, आप देवता कह सकते हो। तो इसका उतना इंपॉर्टेंस नहीं है, लेकिन आप ये समझिए, आप अगर यहाँ पे रिप्लेस कर दिया जाए सिग्निफिकेंस ऑफ आर्ट, तो आप वहाँ पे क्या शो नहीं कर सकते हो कि क्या, अगर आपको यहाँ पे लैम्प ना होता कोई और टॉपिक होता, लेट्स से वहाँ पे कहा जाता भैया आप ये बताओ सिग्निफिकेंस, अभी आप क्वेश्चन देखोगे, ये बताइए सिग्निफिकेंस ऑफ बुल इन अशोकन इंस्क्रिप्शन, ये इवन दो क्वेश्चन आया हुआ है, तो क्या वहां पे आप इसको यूज नहीं कर सकते हो? कहीं ना कहीं फ्यूजन भी दिखता था, बिल्कुल यूज कर सकते हैं हम। इन सारे टॉपिक्स में जो लाइन है, इन लाइन को अपने आंसर्स में फ्रेम कर सकते हैं। अगर आपको कंफ्यूजन हो तो आप मॉडल आंसर को देखिए, आपको और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। प्लस इसका सिग्निफिकेंस ये है कि ये एक थीमेटिक इंटीग्रेशन को शो करता है, ठीक है। कैसे थीमेटिक इंटीग्रेशन को शो करता है कि एक तरफ इंटीग्रेशन मतलब क्या होता है, इंटीग्रेशन मतलब जब दो चीज़ें आपस में मिले, ठीक है, और कहीं ना कहीं उसमें कोई ना कोई समानताएं हों। तो अगर ये लैम्प है, लैम्प में एक तरफ शिव जी को अगर एक एंग्री पोस्चर में दिखाया जा रहा है, तो उनको शांत करने के लिए कौन आ रहा है, विष्णु जी आ रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ क्या शो करती है, ये चीज़ शो करती है कि इंटर डीटी जो होते हैं, जैसे विष्णु भी एक डीटी हैं, शिव भी एक डीटी हैं, अगर शिव गुस्सा है तो विष्णु उनको शांत करवाने आ रहे हैं। तो ये क्या शो करता है, मतलब इस लैम्प में शो क्या हो रहा है, इससे ये शो हो रहा है कि कहीं ना कहीं एक इंटर डीटी रिलेशनशिप है, हिंदू जो ट्रेडिशन है या हिंदू जो रिलीजन है, ठीक है। तो ये इसका सिग्निफिकेंस है लैम्प का। नेक्स्ट देखते हैं इसका कल्चरल एंड हिस्टोरिकल इम्प्लीकेशन क्या होगा, कॉन्सिक्वेंस क्या होगा। इससे कहीं ना कहीं हमें कॉन्सिक्वेंस से ज़्यादा हम ऐसे समझो कि इससे क्या हमें पता क्या चलता है एक्चुअली में, ठीक है। हमें ये पता चलता है कि उस समय आर्टिस्टिक एक्सीलेंस कितनी ज़्यादा थी, समझ रहे, आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं इन योर आंसर। सेकेंड चीज़ है कि उस समय रिलीजियस टॉलरेंस कितना अच्छा था, क्योंकि हमने जैसे लैम्प में देखा ब्लेंड है, शैव और वैष्णवेट का एक ब्लेंड हो रखा है, मिक्सचर हो रखा है। तो इससे हमें पता चलता है कि पहले के समय रिलीजन बहुत ज़्यादा इंक्लूसिव था और आपस में इंटरैक्ट कर रहा था। ओके तो ये जितनी भी चीज़ें यहाँ पे लिखी हैं, इनको आप अपने आंसर्स में बहुत ही आसानी से फ्रेम कर सकते हैं। दिस वाज ऑल अबाउट दिस आर्टिकल। 2018 में इसके ऊपर एक क्वेश्चन आया था, सेफगार्डिंग द इंडियन आर्ट हेरिटेज इज़ द नीड ऑफ एन आर। वही सेम चीज़ जो मैंने आपको यहाँ पे एक बताया, ठीक है। वाई, क्या अभी मैंने आपसे कहा इसको आप आंसर में फ्रेम कर सकते हैं, तो आप खुद सोचिए, क्या यहाँ पे इस क्वेश्चन में आप उस लाइन को फ्रेम नहीं कर सकते हैं कि वाई सेफ गार्डिंग इंडियन आर्ट हेरिटेज इज द नीड ऑफ एन आर। वाई, बिकॉज इट गिव्स अस एन वैल्यूएबल इंसाइट अबाउट कल्चर, अबाउट आवर रिलीजन, है कि नहीं। आप इसमें बहुत अच्छी तरह से नोट डाउन कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ही कल्चरल प्रिजर्वेशन और बहुत सारी चीज़ों को एक ब्रॉडर टर्म में एक्सप्लेन करता है ये, ठीक है। इस आर्टिकल से आप काफ़ी रेफरेंस को भी ले सकते हैं। प्रैक्टिस क्वेश्चन भी इसका एज इट इज़ इसी आर्टिकल पे बेस है। आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरीज ऑफन प्रोवाइड इनवैल्यूएबल इंसाइट इनटू द सिंक्रेटिक का मतलब होता है फ्यूजन, मिला हुआ, नेचर ऑफ इंडियाज कल्चरल एंड रिलीजियस हेरिटेज। डिस्कस दिस स्टेटमेंट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ रिसेंटली फाउंड 15th सेंचुरी लैम्प इन कर्नाटका। अब एग्जैक्टली कुछ वर्ड्स को थोड़ा सा एक मॉडर्न कह सकते हो रखने का कारण ये होता है ताकि आपको एक हैबिट रहे कि क्वेश्चन पेपर जब आप देखो तो वहाँ पे फैंसी वर्ड्स देख के आपको हल्का सा ये ना फील हो कि नहीं ये तो मुझे आता ही नहीं है, बहुत ही अजीब सा लग रहा हो सिंक्रेटिक, बट इट इज़ सिंपली फ्यूजन, आपस में मिलना, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको एक बार अटेम्प्ट करने की कोशिश करिए, देखिए आप कितना लिख पा रहे हैं, उसके बाद मॉडल आंसर को आप रेफर करिए, आपको एक अच्छा खासा आइडिया हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन जीएस पेपर 2 में जो हेल्थ इश्यूज़ का सेक्शन है, ठीक है, इश्यूज़ रिलेटेड टू हेल्थ, वहाँ पे ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। व्हाट डज इट सेज, इस आर्टिकल में ये डिस्कस किया है कि पार्लियामेंट पब्लिक अकाउंट कमिटी, ठीक है, ये आपके प्रीलिम्स के लिए रेलेवेंट है। प्रीलिम्स में इवन द क्वेश्चन भी आया हुआ है, पब्लिक अकाउंट कमिटी के कितने मैक्सिमम नंबर्स होते हैं, बोथ 1 and 2, ओनली 1 ओनली 2,
के बेस में सवाल पूछा गया था। तो आप एक बार इसको लक्ष्मीकांत से रेफ़र करिएगा, आपको और अच्छे से आइडिया हो जाएगा। स्पेसिफिकली इस पब्लिक अकाउंट कमेटी को रेफ़र करिएगा, ठीक है। तो ये बहुत ही एक की इनसाइट ओवर बोलते हैं ना, एक बॉडी है जिसने जो CGHS है, ठीक है, CGHS के जो डायरेक्टरेट हैं उनके अगेंस्ट एक एक्शन लिया है, ठीक है। एक्शन में क्या लिया गया है कि कंटिन्यूसली पब्लिक अकाउंट कमेटी रिकमेंडेशंस दे रही थी कि भैया आप किसको रिकमेंडेशन दे रही थी, जो CGHS के डायरेक्टरेट थे उनको रिकमेंडेशन जा रही थी कि आप अपनी ड्रग पॉलिसी को, जो ड्रग की प्रोक्योरमेंट पॉलिसी है, जिस तरह से आप मेडिसिन को प्रोक्योर करते हैं वो चेंज करिए। ये कौन बता रहा था? पब्लिक अकाउंट कमेटी बोल रही थी। बट कुछ भी अपडेट नहीं हुई, इस वजह से उसने एक तरीके से आप कह सकते हो कि एक्शन लिया। अब अगर हम डेटा की बात करें, 2022 के डेटा के हिसाब से देखा जाए तो ये जो पब्लिक अकाउंट कमेटी की रिव्यू जो रिपोर्ट आई है ये 2022 के ऑडिट के अकॉर्डिंग आई है। जो कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, अगेन ये पॉलिटिकली रिलेवेंट है आपके प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से, तो कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया ने अपनी रिपोर्ट 2022 में ये चीज़ हाईलाइट की थी अबाउट प्रोक्योरमेंट ऑफ ड्रग पॉलिसी में चेंजेस करने की ज़रूरत है, ठीक है, ये उन्होंने कहा था। इसी को पब्लिक अकाउंट कमेटी ने फिर से रिव्यू किया और रिव्यू करने के बाद उसने ये की इश्यूज और अच्छे से हाईलाइट किए। पहली चीज़ तो ये हुई, जो CGHS स्कीम होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम देती है। तो उसमें ये पाया गया कि जो ड्रग की सप्लाई हो रही है, ठीक है, वो आउटडेटेड है, ठीक है। करेंटली अगर हम ये बोलें कि भैया एक्स ड्रग की ज़रूरत है, तो अभी भी ये लोग बहुत ही बोलते हैं ना W पे चल रहे हैं, अभी एक्स पे फॉरवर्ड नहीं पहुंच पाए, तो आउटडेटेड एंड ड्रग्स। प्लस जो CGHS में क्लेम्स होते हैं उनमें भी जो सेटलमेंट होता है बहुत डिलेड सेटलमेंट होता है। और देखा जाए तो ड्रग्स के रेट जो हैं वो अभी बहुत अच्छी तरीके से एब्सेंट हैं। एक तरीके से ऐसा समझो कि ये लोग अगर प्रोक्योर करते हैं ड्रग को तो उसमें बिल्कुल भी फॉर्मली कोई चीज़ मेंशन नहीं होती है कि भाई ये चीज़ कहाँ से किस तरह से प्रोक्योर हुई है। तो ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा इश्यू है जो आइडेंटिफाई किया है पब्लिक अकाउंट कमेटी ने। आपको मैंने पहले ही बताया, CAG ने अपनी रिकमेंडेशन पहले ही दी है कि भैया आप जो है अपनी ये जो ड्रग पॉलिसी है ना, इसको पहली बात तो अपडेट करो, ठीक है। अपडेट करने के साथ इसको आप, इसका जो डेटा है ये मुझे प्रॉपरली प्रोवाइड करो। तो CAG ने ये भी कह रखा है। तो ये जितनी भी चीज़ें अभी आपने ऊपर देखी कि CGHS में प्रॉब्लम्स को पब्लिक अकाउंट कमेटी ने हाईलाइट किया, तो ये सब अगर हुई हैं हाईलाइट, तो इससे क्या दिखता है? इससे अगर ये सारी चीज़ें सही तरीके से एड्रेस होंगी तो कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि जो हेल्थ केयर डिलीवरी है वो इम्प्रूव होगी। और हेल्थ केयर डिलीवरी से ज़्यादा जो हेल्थ केयर सर्विसेज हैं जो CGHS के अंडर प्रोवाइड की जाती हैं, क्या वो सारी चीज़ें इम्प्रूव नहीं होंगी? और उससे भी ज़्यादा जो PSC और CAG ने किया है, क्या ये सारी चीज़ें इम्पैक्ट नहीं करती हैं हेल्थ केयर डिलीवरी को या हेल्थ केयर सर्विसेज को? तो बिल्कुल बिल्कुल इम्पैक्ट करती हैं। इसका सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन सबसे पहली चीज़ तो एक प्रॉपर अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, पीरियोडिक रिव्यू होना चाहिए कि भाई आप अगर एक थर्ड पार्टी से, इंडिपेंडेंट पार्टी से अगर आप कहें कि आप क्या अपनी ईयरली में किस तरह से, कहाँ से आपने ड्रग को प्रोक्योर किया है, किस कंपनी से किया है, उसकी इफेक्टिवनेस क्या है। और ऐसा तो नहीं है कोई आप आउटडेटेड ड्रग का यूज़ कर रहे हो या आपका सेटलमेंट क्लेम बहुत डिलेड है। तो ये सारी चीज़ें का एक प्रॉपर सिस्टमैटिक रिव्यू होना चाहिए ईयरली या बायएनुअली बेसिस पे, क्वार्टरली बेसिस पे, जैसे भी फिजिबल हो पाए। तो ये था इस पूरे आर्टिकल का एक कॉन्टेक्स्ट। अब 2021 GS पेपर 2 में इस पे सवाल आया था, क्रिटिकली एग्जामिन द रोल ऑफ पब्लिक अकाउंट कमेटी इन एंश्योरिंग अकाउंटेबिलिटी ऑफ एग्जीक्यूटिव टू द पार्लियामेंट। अब खुद सोचो, ऑफ द एग्जीक्यूटिव, ये जो CGHS है क्या ये एग्जीक्यूटिव नहीं है? बिल्कुल है। तो किस तरीके से, क्या रोल है पब्लिक अकाउंट कमेटी का? तो सबसे पहला रोल तो यही है ना कि भाई वो इश्यूज को आइडेंटिफाई करता है, आइडेंटिफाई करने के बाद उसको प्रेजेंट करता है, ठीक है। तो ये जो आर्टिकल है ये बहुत ही ज़्यादा रेलेवेंट है क्योंकि ये पब्लिक अकाउंट कमेटी के फंक्शंस के ऊपर 2021 में पूछा गया था, ठीक है। फिर 2020 में भी एक सवाल पूछा गया था, व्हाट आर द चैलेंजेस इन इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ हेल्थ केयर प्रोग्राम। ये भी
कनेक्टेड है इस आर्टिकल से। इस अगेन ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि इस आर्टिकल से क्वेश्चन उठे, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि इस आर्टिकल में जो एक दो पॉइंट्स हैं आप उनका यूज़ करके इनके आंसर्स में डाल सकते हो, तो वो कहीं ना कहीं एक बोलते हैं ना चेरी ऑन अ केक जैसा हो जाएगा। इसका प्रैक्टिस क्वेश्चन जो इसी आर्टिकल पे एग्जैक्टली बेस है वो ये है, द रीसेंट सेंचर ऑफ द CGHS डायरेक्टोरेट बाय द Public Account Committee highlights critical gap in accountability and public healthcare administration. Examine the issues raised by Public Account Committee and suggest their implications for efficient healthcare delivery. अगर आप ध्यान से एक बार दोबारा पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा ये क्वेश्चन बोल क्या रहा है। ठीक है, आपको इश्यूज हाईलाइट करने हैं जो कि पब्लिक अकाउंट कमेटी ने हाईलाइट किए हैं, प्लस उसका इम्प्लीकेशन क्या होगा एफिशिएंट हेल्थ केयर डिलीवरी में। बिल्कुल, अगर आप खुद सोचो, अगर ये ओवर जो आउटडेटेड सप्लाई हो रही है इसका इम्प्लीकेशन क्या होगा, इसका इम्प्लीकेशन लोगों के ऊपर होगा। अगर उनका क्लेम सेटलमेंट लो होगा तो जो हॉस्पिटल में जो कनेक्टेड है CGHS से वो अपने आप को कहीं ना कहीं डिस्कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। वो बोलेंगे भैया ऐसा है कि ये जो सेटलमेंट क्लेम देती है ना गवर्नमेंट, बहुत स्लो देती है, वी डोंट थिंक वी शुड बी पार्ट ऑफ दिस होल थिंग। तो कहीं ना कहीं ये एक ड्रॉबैक है, तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं आंसर में। इसका मॉडल आंसर एज यूजुअल आपको PDF फॉर्म में प्रोवाइड कर दूंगा मैं। ठीक है, जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो है GS पेपर 1 के लिए रेलेवेंट। ये है आपका वुमेन एंड वुमेन ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर। ठीक है, ये आर्टिकल डिस्कस करता है कि किस तरीके से अभी भी जो अर्बन ब्यूरोक्रेसी है उसमें जेंडर इक्विटी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जब मैं अर्बन ब्यूरोक्रेसी की बात कर रहा हूँ तो आप ये सोचिए कि जो अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन होता है उसकी बात हो रही है। ठीक है, तो क्वेश्चन उठता है आखिर क्यों, हाउ इज़ इट डिस्कनेक्टेड। तो सबसे पहला रीज़न तो ये है कि अर्बन ग्रोथ बहुत रैपिड हो रही है। अगर इंडिया की हम बात करें तो इंडिया का 900 मिलियन अर्बन इनहैबिटेंट्स होंगे बाय 2080। सोचिए ये कितना बड़ा नंबर है। ठीक है, करेंटली अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा विलेजेस रूरल भी हैं, लेकिन बाय 2080 ये फिगर इतना होने जा रहा है। तो अगर इतने लोग 900 मिलियन लोग अर्बन जगहों पे रहेंगे तो क्या इनको इनहैबिटेट या फिर इनको वहाँ रहने के लिए एक बहुत ही रोबस्ट और रिप्रेजेंटेटिव अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी? आंसर इस बिल्कुल पड़ेगी। क्या ऐसा है कि केवल मेल रहेंगे? नहीं, इसमें फीमेल भी रहेंगी। तो क्या ज़रूरी है कि सारे के सारे मेल पूरी तरीके से फीमेल जो प्रॉब्लम्स को फेस कर रही हैं, जो डे टू डे बेसिस पे वो फेस करती हैं, क्या उनकी प्रॉब्लम्स के सल्यूशन निकालने के लिए मेल्स पॉलिसी बना पाएंगे? आई एम नॉट सेइंग नहीं बना पाएंगे, बट क्या उतना एम्पैथी के साथ बना पाएंगे? आंसर इज नो, बिल्कुल नहीं। तो इसी वजह से यहाँ पे आर्टिकल डिस्कस कर रहा है कि अभी भी अंडर रिप्रेजेंटेशन है वुमेन का। इवन 33% रिजर्वेशन कहा गया है पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में और अर्बन लोकल गवर्नमेंट में। ठीक है, लेकिन अभी भी अगर वुमेन का रिप्रेजेंटेशन अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन में देखा जाए तो बहुत ज़्यादा लो है। अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन की जब मैं बात कर रहा हूँ तो इट मीन्स कि अगर आप अपने डिस्ट्रिक्ट की देखेंगे तो वहाँ पे कितनी वुमेन ब्यूरोक्रेसी में है। ठीक है, आप ऐसे देखो कितने इंजीनियर वुमेन हैं, कितनी वहाँ पे IAS IPS वुमेन है। तो ये कहीं ना कहीं एक बहुत ही कॉन्ट्राडिक्टेड फिगर दिखाता है। ठीक है, अब क्वेश्चन उठता है कि आखिर ग्रास रूट और जो ब्यूरोक्रेसी है ये दोनों की दोनों कैसे अलग हैं, समझ रहे? तो उसको आप समझने के लिए समझिए कि जो ग्रास रूट पॉलिटिकल लेवल है वो तो बहुत अच्छे से बढ़ चुका है। ठीक है, लेकिन जो ब्यूरोक्रेसी है, जैसे मैंने आपको बताया, सिटी मैनेजर्स, इंजीनियर्स, ये सारे के सारे बहुत ही लिमिटेड हैं। तो ग्रास रूट लेवल पे जो वुमेन का पार्टिसिपेशन है वो कहीं ना कहीं है, लेकिन जो ब्यूरोक्रेसी में है वो अभी उतना ज़्यादा नहीं है। तो इस वजह से ये दोनों की दोनों चीज़ें कहीं ना कहीं अलग हैं, इन दोनों के फिगर्स अलग हैं, आप इसको ऐसे कह सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं व्हाट आर द चैलेंजेस विच आर पोज्ड बाय जेंडर इम्बैलेंस। अगर जेंडर इम्बैलेंस होगा, अगर एक जगह पे 10 लोग हैं, ठीक है, 10 के 10 लोग मेल हैं और वो लोग पॉलिसी बना रहे हैं, यहाँ पे एक कॉलोनी है, उस कॉलोनी में 100 लोग रह रहे हैं जिसमें 50 मेल है 50 फीमेल है, 50-50 का रेशियो है। तो क्या ये 10 मेल 50 के लिए पॉलिसी बहुत अच्छे से बना सकते हैं? सो दिस इज व्हाट आई मीन बाय जेंडर इम्बैलेंस। तो व्हाट एक्चुअल शुड बी द सिनेरियो
कि यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली 5 लोग मेल रखें, 5 लोग फीमेल रखें, तो 5 अपने के हिसाब से बनाएं, 5 अपने के हिसाब से बनाएं। देखो अगेन दिस इज समथिंग कि ये बहुत ही आइडल चीज़ है। ऐसा होना ऑन ग्राउंड लेवल इज कंप्लीटली डिफरेंट थिंग। बट ये आर्टिकल कहने की कोशिश ये कर रहा है कि आपको वुमेन का पार्टिसिपेशन ब्यूरोक्रेसी में बढ़ाना चाहिए। ठीक है, क्यों? क्योंकि सेफ्टी और जो पब्लिक स्पेसेस होते हैं वहाँ पे सेफ्टी का इशू बहुत ज़्यादा है। ठीक है, अगर अभी भी बात करें जितने भी अर्बन पब्लिक स्पेसेस, अगर मैं स्पेसिफिकली बोलूँ तो वहाँ पे अभी भी वुमेन्स अनसेफ फील करती हैं, स्पेसिफिकली नाइट के समय। क्यों? बिकॉज ऑफ इनएडिक्वेट लाइटनिंग। अब दिल्ली की बात करें तो अभी भी दिल्ली की सिचुएशन ये है कि 10 बजे के बाद अगर लड़की से बोला जाए अकेले बाहर निकलो तो ये बहुत ही ज़्यादा उसके लिए हॉन्टिंग हो जाएगा, वो निकलने से कतराएगी। तो दीज आर समवॉट द चैलेंजेस। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं जेंडर इम्बैलेंस है। अगर जेंडर इम्बैलेंस उस लेवल पे ना होता तो उतनी ज़्यादा जो वुमेन एम्पावर्ड नहीं फील कर पा रही वो उस लेवल पे नहीं होता। और इससे दूसरा क्या चैलेंज आता है? दूसरा चैलेंज ये आता है कि जो डिसीजन मेकिंग है वो उतने अच्छे से नहीं हो पाती। जब अंडर रिप्रेजेंटेशन होगा वुमेन का ब्यूरोक्रेसी में तो इससे जो अर्बन पॉलिसी है वो अच्छी तरीके से एड्रेस नहीं की जा पाएगी स्पेसिफिक नीड और सेफ्टी कंसर्न्स जो है वुमेन के, उनके लिए। अगेन मैं स्पेसिफिक 2 पॉइंट मैंने हाईलाइट किए, जो वुमेन्स की स्पेसिफिक नीड्स होती है और जो सेफ्टी कंसर्न्स होते हैं वुमेन को। ठीक है, और ये सेफ्टी कंसर्न्स 2 तरीके से होते हैं, एक जो विजिबल है, एक जो मेंटल है। और जो मेंटल कंसर्न्स होंगे ये मेल कभी नहीं समझ पाएगा, ये फीमेल ही समझ पाएंगी जिसने इस चीज़ को झेला होगा। सो दीज आर द चैलेंजेस। अगर जेंडर इम्बैलेंस होगा तो उससे चैलेंजेस होते हैं। अब पॉइंट आता है क्या इसका सोल्यूशन है। सबसे पहली चीज़ तो जेंडर रिस्पॉन्सिव बजटिंग होनी चाहिए। इसमें क्या है कि भाई आप जो बजट प्रिपेयर कर रहे हो उसमें जेंडर को कंसिडर करो कि जितना भी आप फंड एलोकेट कर रहे हो बजट में उसमें वुमेन का या फिर जेंडर का स्पेसिफिक एलोकेशन होना चाहिए कि भाई आप ये स्पेसिफिक फंड एलोकेट कर रहे हो टू प्रमोट जेंडर इक्वालिटी। ठीक है, जेंडर स्पेसिफिक कहने का मतलब ये है कि जेंडर इक्वालिटी को प्रमोट करने के लिए यहाँ पे बजटिंग करनी चाहिए। और इसका अगर एग्जांपल देखा जाए तो युगांडा, मेक्सिको, इन लोगों ने बहुत ही सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन दिखाया है जेंडर रिस्पॉन्सिव बजटिंग का। ठीक है, और अभी जैसे हमारी करंटली सिचुएशन है, हमारा जो जेंडर रिस्पॉन्सिव बजटिंग है वो बहुत ही ज़्यादा अंडर यूटिलाइज है। कहाँ पे? इंडियन अर्बन गवर्नेंस में। क्योंकि अभी केवल 5 स्टेट्स हैं जो कि अब केवल जेंडर रिस्पॉन्सिव बजटिंग करने का कोशिश करते हैं। वो भी बहुत प्रॉपरली नहीं कर पाए हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी वो कोशिश करते हैं भैया हमें अपनी जो बजटिंग बनानी है उसमें स्पेसिफिक फंड या फिर हम ऐसी बजटिंग करेंगे जिसमें प्रमोशन हो जेंडर इक्वालिटी का। समझ रहे? अब इसमें रिकमेंडेशन फॉर रिफॉर्म्स क्या क्या है? पहली अगेन जेंडर रिस्पॉन्सिव बजटिंग होनी चाहिए। ठीक है, कैपेसिटी बिल्डिंग होनी चाहिए। जो अर्बन एडमिनिस्ट्रेटर हैं उनको जेंडर सेंसिटिव अप्रोचेस और ज़्यादा अच्छे से बताए जाने चाहिए जिससे वो एक प्रॉपर तरीके से पॉलिसीज़ को बना पाएँ। रिप्रेजेंटेशन और ज़्यादा प्रमोट करना चाहिए, स्पेसिफिकली वुमेन का बहुत डिफरेंट एडमिनिस्ट्रेटिव और टेक्निकल रोल्स में जो अर्बन ब्यूरोक्रेसी में हैं। उसी के साथ साथ इंक्लूसिव प्लानिंग होनी चाहिए जिससे आपका जो जितने भी अर्बन प्लान्स होते हैं चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो वो सारे के सारे इस तरह से किए जाने चाहिए जो कि सब हर एक जेंडर के लिए हों, जिसमें स्पेसिफिक कंसर्न सेफ्टी और एक्सेसिबिलिटी पे दिया जाए। ठीक है, अगर एक बिल्डिंग बनाई जा रही है और एक बिल्डिंग में कुछ स्पेसिफिक तरीके से नहीं डाला जा रहा है वुमेन के लिए, लेट्स से बहुत ही बेसिक एग्जांपल तरीके से समझाता हूँ मैं आपको। अगर एक बिल्डिंग बन रही है, ठीक है, बिल्डिंग में अगर ये कहा जा रहा है भैया आपको हर एक जेंडर का ध्यान देना पड़ेगा, अभी मेल फीमेल की बात कर रहे हैं, तो इसमें क्या है कि चलो जेंडर के साथ हम ये रख सकते हैं हर एक लोगों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे डिसेबल्ड है तो अगर यहाँ इस बिल्डिंग में इन लोगों ने अगर से डायरेक्टली सीढ़ियाँ बना दी हैं, ऐसे रैंप वॉक जो होता है स्लोप टाइप वो नहीं बनाया हुआ है, तो कहीं ना कहीं कहा जाएगा बिल्डिंग ने बहुत ही ज़्यादा ध्यान नहीं दिया है
डिसेबल्ड लोगों के लिए। उसी तरीके से अब अगर वुमेन की बात करें, अगर बिल्डिंग बना दी है, इन लोगों ने वॉशरूम्स को इस टाइप में बनाया है जो कि वुमेन के लिए नहीं, वुमेन जिसमें कंफर्टेबल फील नहीं करती हैं, या अगर इस बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन ऐसे हुआ है जो वुमेन की सेफ्टी पे सवाल उठाता है, जिसमें वुमेन सेफ नहीं फील कर रही हैं, तो ये कहीं ना कहीं कहा जाएगा कि यहाँ पे बहुत अच्छे से इंक्लूसिव प्लानिंग नहीं हुई है। बिल्डिंग तो लेबर बना रहे हैं, उसके पहले उसकी प्लानिंग हुई होगी, तो उस प्लानिंग में ऐसा हुआ होगा कि वुमेन ज़्यादा शामिल नहीं होंगी, या शामिल भी होंगी तो उतना ज़्यादा उन्हें अवेयरनेस नहीं होगी कि भैया हम जो चीज़ बनाने जा रहे हैं उसमें एक प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन वुमेन का होना चाहिए, प्लस साथ ही साथ वहाँ पे एक अच्छी तरीके से जो चीज़ हम बनाएंगे उसमें सेफ्टी और एक्सेसिबिलिटी का इशू नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें रिकमेंडेशन है जो करंट रिक्वायर्ड है या जो डिमांडिंग है रिफॉर्म के लिए, जिससे वुमेन की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको टैकल किया जा सकता है। ठीक है, क्योंकि जिस हिसाब से अर्बन ब्यूरोक्रेसी है उस चीज़ को देखते हुए ये सारे रिफॉर्म्स की रिक्वायरमेंट है। अब जीएस पेपर 1 में देखें, 2021 में सवाल आया था, अकाउंट फॉर द प्रेजेंट स्टेटस एंड द रोल ऑफ वुमेन इन टीचिंग प्रोफेशन इन इंडिया। ठीक है, अगेन ये रेलेवेंट है क्योंकि ये डायरेक्टली वुमेन्स रोल इन प्रोफेशन सिमिलर टू अर्बन ब्यूरोक्रेसी पे उठाया गया है। ठीक है, जीएस पेपर 1 पे अगेन 2020 में सवाल पूछा गया था। इसका प्रैक्टिस क्वेश्चन क्या है जो एग्जैक्टली आर्टिकल से फ्रेम हुआ है, वो है इंडियाज रैपिड अर्बनाइजेशन प्रेजेंट्स अ क्रूशियल अपॉर्चुनिटी टू फॉस्टर जेंडर इक्विटी। ये क्या कह रहा है, जो इंडिया का रैपिड अर्बनाइजेशन है वो एक बहुत ही क्रूशियल अपॉर्चुनिटी हमारे सामने लेके आता है कि हमें जेंडर इक्विटी को और ज़्यादा अच्छी तरीके से फॉस्टर करना चाहिए और ज़्यादा प्रमोट करना चाहिए। ठीक है, लेकिन प्रमोट करने से पहले उसमें कुछ सर्टेन डिमांड्स हैं जो हमें एड्रेस करनी होंगी, और वो कौन सी डिमांड्स हैं, अर्बन गवर्नेंस में जो डिस्पैरिटीज़ है उसको। ठीक है, तो ये अगेन आप एक बार क्वेश्चन पढ़ेंगे, आर्टिकल को समझेंगे तो आपको और अच्छी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। ये है जीएस पेपर 2 के लिए रेलेवेंट। इसमें क्या हुआ है, इंडिया का जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट रैंकिंग है वो इस बार इम्प्रूव हुई है। ठीक है, सबसे पहले सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल क्या है, ये 2015 में यूनाइटेड नेशन के द्वारा अडॉप्ट किया गया था, जिसमें यूनिवर्सली कॉल लाई गई थी, भैया हम जो है 17 गोल्स रखे गए थे कि पॉवर्टी एंड करेंगे, प्लैनेट को हम बचाएंगे और इंश्योर करेंगे कि हर इंसान पीस और प्रॉस्पेरिटी से रहे बाय 2030। ठीक है, अब देखते हैं इंडिया की परफॉर्मेंस कैसी रही। इंडिया ने इस बार 99th रैंक सिक्योर किया 2025 एसडीजी इंडेक्स में, जो कि इम्प्रूवमेंट है। 2024 में एक 109th रैंक थी, तो आप सोच के देखिए अप्रॉक्सीमेटली 10 रैंक हम लोग एक ही साल में इम्प्रूव हुए। ठीक है, स्कोर्स प्रोग्रेस की बात करें, जो हमारा स्कोर था वो 100 में से, जो रैंकिंग होती है वो स्कोर के अकॉर्डिंग होती है, किसका कितना स्कोर है, तो हमारा 100 में से 67 स्कोर था। ये डेमोन्स्ट्रेट करता है, बताता है कि हमने सब्सटैंशियल प्रोग्रेस की है 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को अचीव करने के लिए बाय पुटिंग सस्टेन्ड एफर्ट। ठीक है, डिफरेंट डेवलपमेंट सेक्टर्स में हमने सस्टेन्ड एफर्ट जो लगाया है उसकी वजह से हमारा स्कोर इम्प्रूव हुआ है, जिसने इवेंचुअली हमारी रैंकिंग को भी इम्प्रूव किया। अब हम बात करते हैं रीजनल एंड ग्लोबल कंपैरिजन की। अगर साउथ एशियन जो हमारे मेंबर्स हैं उनकी बात करें, भूटान का 74th है, नेपाल की 85th रैंकिंग है, बांग्लादेश की ये, पाकिस्तान की 140, मालदीव्स की 53, ये श्रीलंका की रैंकिंग थी। अब अगर हम बात करें इसमें ग्लोबल लीडर्स की, ठीक है, तो ग्लोबल लीडर्स इस सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स में अगेन कौन था, यूरोपियन नेशंस। ठीक है, पर्टिकुलरली फिनलैंड, स्वीडन। जैसे आपने हमेशा देखा होगा कोई भी रिपोर्ट आती है उसमें जितनी वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं वो हमेशा टॉप करती हैं, स्पेसिफिकली यूरोपियन कंट्रीज़ में। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं ये हम कह सकते हैं कि ये ग्लोबल लीडर्स हैं इन स्पेसिफिक इंडेक्स, बट अगेन उनकी अपनी खुद की दूसरी प्रॉब्लम है। पहली बात तो उनकी पॉपुलेशन उतनी ज़्यादा डाइवर्स नहीं है, तो दोनों चीज़ साथ में आती है। जैसे इंडिया की सिचुएशन देखें तो पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा डाइवर्स है, बहुत वास्ट एरिया है कंपेयर टू अगर हम यूरोप की बात करें। ठीक है, अब देखते हैं कौन कौन से करंट चैलेंजेस हैं और कौन कौन से चैलेंजेस हैं जो कि हमें एड्रेस करने होंगे अगर हम और अच्छे से इम्प्रूवमेंट चाहते हैं। सबसे पहला तो ये है कि भैया हमें ना अपना जो परसिस्टेंट गैप है उसको इम्प्रूव करना होगा। ठीक है, हमने ओवरऑल प्रोग्रेस तो की है, बट स्टिल
अभी भी 17% जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के टारगेट्स हैं वो अभी भी ट्रैक पे नहीं है कि अचीव कर लिए जाएंगे 2030 तक। ये एक पहला चैलेंज है हमारे लिए, ठीक है। 17% एसडीजी के जो टारगेट्स हैं उसमें 17% ऐसे हैं जो अभी ट्रैक पे हैं ही नहीं अचीवमेंट के। और उसके कौन कौन से फैक्टर्स हैं, किस वजह से ये हो रहा है? पहली बात तो हमारी इकोनॉमी उतनी ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है, सोसाइटी वल्नरेबल है, फिजिकल फाइनेंस की प्रॉब्लम है, और फाइनेंस की प्रॉब्लम की वजह से इन्वेस्टमेंट इम्पैक्ट होता है, और इन्वेस्टमेंट की वजह से कहीं ना कहीं आप ये सोच सकते हो ये साइकिल बनती है, फिर दोबारा इन्वेस्टमेंट नहीं होगा तो ऑब्वियस सी बात है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट भी नहीं हो पाएगा, वो नहीं हो पाएगा तो कहीं ना कहीं वो एसडीजी के जो गोल्स हैं उस पर भी इम्पैक्ट करेगा। फिर अगर देखा जाए कौन कौन से फैक्टर्स हैं, जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स, जैसे इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है तो ये सारे रिसोर्सेज को डाइवर्ट कर देते हैं। अगर 10 रुपये है, 100 रुपये मान लेते हैं, 100 रुपये में से 10 रुपये का खाना आना था लेकिन किसी ने अटैक कर दिया तो वो 10 रुपये खाने ना आके पहले खुद को बचाया जाएगा, ठीक है। तो ये जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स जो होता है ये रिसोर्सेज को डाइवर्ट कर देता है। अब इसका ये ओवरऑल इम्प्लीकेशन क्या होगा, ठीक है, ये जो पॉलिसी इम्प्लीकेशन क्या होगा? पॉलिसी इम्प्लीकेशन ये है इसका कि हमें करंट लेवल पे सबसे पहले तो ये नीड ऑफ एन आवर है कि हमें अपना टारगेटेड इंटरवेंशन करना पड़ेगा उन सेक्टर्स में जहाँ पे इम्प्रूवमेंट की डिमांड है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा वो लैग कर रहे हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडिकेटर्स में। हमें वहाँ पे स्पेसिफिकली उन टारगेट्स को एड्रेस करना पड़ेगा। अगर देखा जाए तो वो क्लाइमेट चेंज का, सस्टेनेबल कंजम्पशन पैटर्न, तो ये सारे कुछ स्पेसिफिक टारगेट्स हैं जो हमें एड्रेस करने होंगे अगर हमें अपना ये जो 17% का लैग है इसको इम्प्रोवाइज करना है, ठीक है। अब देखते हैं इसका क्वेश्चन। जीएस पेपर 3 में 2020 में सवाल आया था, व्हाट आर द सैलिएंट फीचर्स ऑफ जनधन योजना, हाउ हैज़ इट बेनिफिटेड द पुअर पीपल फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन। आप सोच रहोगे इसका सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से क्या रिलेशन है, तो उसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 1 जो है वो कहता है नो पॉवर्टी के ऊपर। तो ऑब्वियस सी बात है नो पॉवर्टी कब होगी, जब फाइनेंशियल इंक्लूजन होगा, कहीं ना कहीं उससे पॉवर्टी कम होगी। तो इस पॉइंट को आप यूज़ कर सकते हैं। आप ऐसे नहीं कि जनधन योजना बस बोलो कि हाँ गवर्नमेंट ने कहा है सबका अकाउंट खुलेगा, ऐसा नहीं है। उसको आप कनेक्ट करिए, आंसर को आप मल्टी डायमेंशनल जब बनाएंगे तो आपको क्लियर क्रिस्टल आइडिया होगा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 8 ये भी कहता है डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ के ऊपर बात करता है, ठीक है। तो ये भी, इसका भी आप यूज़ कर सकते हैं अपने आंसर को देने में, ठीक है। फिर जीएस पेपर 2 2016 में सवाल आया था, आप एक बार ये डायरेक्टली सवाल पूछ लिया गया, डिस्कस द इम्पेडिमेंट्स प्रॉब्लम्स इन द अटेनमेंट ऑफ द मिलेनियम डेवलपमेंट गोल इन इंडिया, ठीक है। तो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल कनेक्टेड है कहीं ना कहीं, ठीक है। तो आप एक बार सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को अगर समझ गए हो तो आपको बहुत अच्छे से एक आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके से आप उस 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का यूज़ करके आप अपने आंसर को फ्रेम कर सकते हैं, ठीक है। अब इससे जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है वो है, इंडियाज रीसेंट इंप्रूवमेंट इन ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स रिफ्लेक्ट्स बोथ प्रोग्रेस एंड परसिस्टेंट चैलेंजेस। तो ग्रोथ क्या हुई है, जैसे आपको पहले होता है 99th रैंक हुई है, कैसे? क्योंकि उन्होंने कुछ स्पेसिफिक सेक्टर्स में टारगेट किया है। कौन कौन से चैलेंजेस हैं वो भी मैंने आपको चैलेंजेस एज इट इज़, जो जो चैलेंजेस आप देख रहे हो ये सारे चैलेंजेस का आप यूज़ करके आंसर में फ्रेम कर सकते हैं। इसका मॉडल आंसर आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। लास्ट आर्टिकल है, एक कार टी सेल थेरेपी होती है, इसका क्या मतलब होता है पहले समझिए। कार टी सेल थेरेपी का मतलब होता है कैमेरिक एंटीजन रिसेप्टर, ठीक है। जब इंसान को कैंसर होता है, आपको मैं एग्जांपल समझाता हूँ, मान लो ये ह्यूमन बॉडी है, ठीक है, यहाँ पे कैंसर हुआ है, बॉडी को, इस बॉडी में कैंसर हुआ है। अब क्या होगा, कैंसर जब होता है तो हमारी एक सेल होती है जिसको टी सेल कहते हैं। टी सेल वाइट ब्लड सेल का एक हिस्सा होती हैं और इन टी सेल का मेन काम होता है जो बॉडी में इन्फेक्शंस होते हैं उनसे लड़ने का, ठीक है। तो अक्सर क्या होता है कि जब कैंसर होता है तो ये जो टी सेल्स होती हैं ये हमारे अच्छे सेल्स को ही मारना स्टार्ट कर देती हैं, जिसकी वजह से बॉडी पूरी तरह से डेटोरेट हो जाती है। समझ रहे हैं, ये बेसिक काम होता है। तो जो कार टी सेल थेरेपी, इसमें क्या होता है, हमारी बॉडी में से एक टी सेल्स निकाली जाएंगी और टी सेल में एक स्पेसिफिक टाइप का रिसेप्टर डाला जाएगा,
ठीक है। रिसेप्टर कहने का मतलब है आप ये समझिए एक आइडेंटिफायर डाला जाएगा, और वो आइडेंटिफायर दोबारा डाल करके जब हमारी बॉडी में डाला जाएगा तो हमारी ये जो टी सेल है फिर आइडेंटिफाई करेंगी कि केवल हमें कैंसर सेल्स को मारना है, अपनी अच्छी सेल्स को नहीं मारना है। तो ये पूरी कार टी सेल थेरेपी है। तो ये आर्टिकल कहता है कि ये कार टी सेल थेरेपी जो थी वो बहुत ज़्यादा पहले आप कह सकते हैं वो कॉस्टली थी, ठीक है, वो कॉस्टली बहुत ज़्यादा थी। लेकिन अभी रीसेंट डेवलपमेंट जो हुआ है उसमें ये कहा गया है कि भैया इंस्टेड ऑफ टेकिंग टी सेल आउट ऑफ द बॉडी, क्या मैंने कहा कि बॉडी से, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं, तो बॉडी से क्या होगा, ब्लड को कलेक्ट किया जाएगा, टी सेल होगी, टी सेल को रीप्रोग्राम करेंगे, रीप्रोग्राम करके उसे वो इन्फ्यूज़ करेंगे ब्लड में, तो वो जो कार टी सेल बनेगी वो हमारी बॉडी में उन इन्फेक्शंस को ही मारेगी, कैंसर वाले हमारे अच्छी सेल्स को नहीं मारेगी। लेकिन इस प्रोसेस में आप देखो ब्लड को कलेक्ट करके बाहर लिया जा रहा है। जो नया डेवलपमेंट हुआ है इसमें कहा गया भैया हमारी बॉडी से खून बाहर नहीं निकाला जाएगा, सिर्फ और सिर्फ हम क्या करेंगे, हम अंदर ही सिर्फ एक नैनो, ठीक है, अगेन नैनो पार्टिकल्स का यूज़ करके ड्रग डिलीवरी करेंगे स्पेसिफिक, ठीक है, कौन से, लेंटीवायरस डिलीवरी करेंगे। और लेंटीवायरस डिलीवरी क्या होगा, ये एक तरीके से स्पेसिफिक जेनेटिक एक आप कह सकते हो कॉम्बिनेशन होगा जो हमारी टी सेल को जा करके अंदर ही बता देगा कि भैया तुम्हें ना इस कैंसर सेल, मान लो कैंसर सेल का नाम है CB2, केवल इसी CB2 को मारना है, आपको ये जो AB AC ये सारी अच्छी सेल्स हैं इनको नहीं मारना है। तो जब आपका ब्लड ही नहीं बाहर निकाला जाएगा और अंदर ही आपको एक इंजेक्ट कर दिया जाएगा स्पेसिफिक एक जो मैंने आपको बताया ना एक वैक्सीन टाइप में इंजेक्ट कर दिया, अभी भी ये नीश डेवलपमेंट स्टेज पे है लेकिन ये इनोवेशन है कहीं ना कहीं। तो इससे क्या होगा, इससे आपका जो कॉस्ट है वो रिड्यूस होगी और बहुत सारी चीज़ें इंपैक्ट होंगी। मैंने पूरा आर्टिकल आपको ऐसे ही समझा दिया बिना इसके अंदर गए हुए, ठीक है। तो अभी करंट जो कार टी सेल थेरेपी है वो क्या है, अगेन जैसा आपको बताया, पेशेंट से टी सेल को निकालते हैं, उसकी जेनेटिक इंजीनियरिंग करते हैं, फिर उसमें हम बोलते हैं ना एक टारगेट ऐसा उसमें रिसेप्टर्स डालते हैं जो कैंसर सेल को टारगेट करे और दोबारा रीइन्फ्यूज़ करते हैं। इनकी लिमिटेशन क्या है, कॉम्प्लेक्स है, कॉस्टली है, एक्सेसिबल नहीं है सबको, और इसको मैन्युफैक्चर करने में टाइम लगता है। और एक्स वाइवो मतलब क्या होता है, बॉडी के बाहर, और ये जो अभी बात हो रही है ये बात हो रही है इन वाइवो मतलब बॉडी के अंदर ही। पहले अभी तक कैंसर की केयर के लिए बाहर निकाला जा रहा था, उसमें ये एक तरीके से वो लोग जेनेटिक इंजीनियरिंग कर रहे थे, जेनेटिक इंजीनियरिंग करने के बाद दोबारा ब्लड को रीइन्फ्यूज़ किया जा रहा था। लेकिन अभी क्या है, ये इस टेक्नोलॉजी का अगर अच्छे से डेवलपमेंट हुआ तो ब्लड को बिना बाहर निकाले ही अंदर ही सही कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ब्रेक थ्रू अगेन आप एक बार पढ़िएगा, आपको एज इट इज समझ में आ जाएगा। और इसमें जो कार टी सेल थेरेपी है इसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में प्रीलिम्स में आया हुआ है, नैनो पार्टिकल्स पे सवाल उठा है, ड्रग डिलीवरी कैसे नैनो पार्टिकल से होगी इससे भी सवाल उठा है। तो अब जो ड्रग डिलीवरी की बात हो रही है कार टी सेल थेरेपी, इसमें नैनो पार्टिकल्स का बहुत ज़्यादा यूज़ होगा। ऐसा नहीं होगा सिर्फ आप एक दवा खाओ और फिर आपको कैंसर से पूरी तरह आप छुटकारा मिल जाएगा इंसान को, ऐसा नहीं है। उसमें एक स्पेसिफिक टारगेटेड ड्रग डिलीवरी होगी, और जो ड्रग डिलीवरी होगी उसमें नैनो पार्टिकल्स का यूज़ होगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होना बहुत ज़रूरी है फ्रॉम प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव। अब अगर इसके एडवांटेजेस और पोटेंशियल इम्पैक्ट देखा जाए तो कहीं ना कहीं वही जो प्रीवियस मॉडल था कार टी सेल थेरेपी या एक्स वाइवो, उसमें जो लिमिटेशंस थी वो लिमिटेशंस यहाँ पे एड्रेस हुई हैं। तो हमें एक्सेसिबिलिटी एनहांस होगी, कॉस्ट में रिडक्शन होगा, मैन्युफैक्चरिंग टाइम रिड्यूस होगा, पेशेंट बेनिफिट होगा, ठीक है। कभी भी आपको सोल्यूशन अगर किसी चीज़ का बताना है पहले प्रॉब्लम समझो, उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालो, ठीक है। लेकिन स्टिल चैलेंजेस क्या क्या हैं, कौन कौन से चैलेंजेस हैं। तो पहला चैलेंज तो सेफ्टी कंसर्न अभी भी आता है कि भैया ये कैसे वर्क करेगा, क्योंकि अभी भी ये जो पूरा प्रोसेस है इन वाइवो मतलब बॉडी के अंदर बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। हमें नहीं पता कि ये हमने अगर एक नैनो पार्टिकल का यूज़ करके हमने स्पेसिफिक ड्रग डिलीवरी कर तो दी, कहा अपने टी सेल को भैया तुम्हें ये CB2 नाम के कैंसर को मारना है, लेकिन क्या ज़रूरी है कि ऐसे ही होगा, अभी भी सेफ्टी कंसर्न है। इससे इम्यून रिएक्शन भी हो सकता है, अगेन बॉडी बहुत ही कॉम्प्लेक्स तरीके से काम करती है। इसकी डोसेज और एफिकेसी कैसे होगी ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। चैलेंजेस हैं सारे। फिर इसका रेगुलेटरी पाथवे कैसा है कि भैया क्या गवर्नमेंट इस चीज़ को रेगुलेट कैसे करेगी। ऐसा तो नहीं है कि सारी की सारी एक तरफा सारे डॉक्टर्स बोलें भैया आप क्या है आओ हमें करना क्या है, सिर्फ ये नैनो पार्टिकल्स का यूज़ करना है, आपको स्पेसिफिक हम ये
लेंटीवायरस की डिलीवरी कर देंगे उठा करके, जिससे कैंसर का इलाज मिल जाएगा। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं एक बहुत ही बड़ा क्वेश्चन सामने रखती है कि क्या इसका रेगुलेशन किस तरह से किया जाएगा। ठीक है, और अभी भी इसका क्लिनिकल ट्रायल बहुत ही अर्ली स्टेज पे है। देखना ये होगा कि आगे इन फ्यूचर कैसे काम करेगा। ठीक है, जीएस पेपर 3 में 2022 में से सवाल आया था, व्हाट इज जेनोम एडिटिंग एंड डिस्कस द एथिकल कंसर्न एसोसिएटेड विद इट। तो आप इस क्वेश्चन के आंसर यहाँ से, इसमें से जो कंसर्न्स हैं वो उठा सकते हैं। सेफ्टी कंसर्न है, ठीक है, फिर आप इसमें से ये रेगुलेटरी पाथवे को उठा सकते हो और इस आंसर में फ्रेम कर सकते हैं आप। तो आपको पता लगा किस तरह से आप आर्टिकल को पढ़ के आप इन क्वेश्चंस का आंसर कर सकते हैं। 2017 जीएस पेपर 3 में भी सवाल आया था। ठीक है, आप देखते हैं इसका प्रैक्टिस क्वेश्चन एग्जैक्टली इसी आर्टिकल पे बेस। द एडवेंट ऑफ इन वाइवो कार टी सेल generation holds transformative potential for cancer treatment, yet it also presents a unique set of scientific and ethical challenges. Discuss. तो again advent of in vivo again in body, तो इसके क्या क्या अभी प्रेजेंट में एथिकल चैलेंजेस हैं। एथिकल चैलेंजेस का आंसर करने के लिए जो आपने भी पीछे देखा उसी को आप बता सकते हो, और किस तरह से इन वाइवो अपने आप में एक बहुत ही ट्रांसफॉर्मेटिव पोटेंशियल होल्ड करता है कैंसर ट्रीटमेंट में। आप उसको भी बचा सकते हो। कैसे बताओगे? आप बोलोगे भैया इससे एक्सेसिबिलिटी एनहांस हो जाएगी, कॉस्ट रिड्यूस हो जाएगी, मैन्युफैक्चरिंग टाइम रिड्यूस होगा, पेशेंट को बेनिफिट होगा। तो इन सब चीज़ों का यूज़ करके आप यहाँ पे आंसर दे सकते हैं। ठीक है, सो दिस वॉज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।